देश में 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में ये जो चुनाव प्रक्रिया है ये संपन्न कराई जाएगी। तो वहीं अगर हम बात करें लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर की, तो 5वें चरण में 20 मई को यहां पर मतदान होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही किंग मेकर है। हमारे साथ यहाँ लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर की जनता मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जनता कैसा चाहती है अपना जनप्रतिनिधि। क्या नाम है आपका? आशीष नाम है मेरा। 2024 लोकसभा चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है? अब की बार 400 पार। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी को देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए, इसलिए हम दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी को वापस लाएंगे। क्या लगता है विपक्ष सामना नहीं कर पाएगा? ये घमंडिया गठबंधन बिल्कुल किसी प्रकार भी सामना नहीं कर पाएगा। हर चुनाव पर जो लोग पाला बदलते हैं, हर चुनाव पर अपने बयान बदलते हैं। मध्य प्रदेश पर भी अभी कहा था कि कांग्रेस चालू पार्टी है, समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने। उसके बाद फिर लगातार बार बार बयान बदलना, बार बार लोगों को भ्रमित करना। तो जनता मूर्ख नहीं, जनता समझदार हो चुकी है। जनता इन सब का जवाब देगी। जो घमंडिया गठबंधन बना है, भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर वह अकेला ढहेगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। अब की बार 400 पार, ऐसा भी लोगों का मानना है। क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दे तो इतने हैं जिनकी सीमा नहीं है। पहली चीज़ तो जनपद हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में हम लोग देखें तो NH 34 एक ऐसी सड़क है जैसे खूनी सड़क कहने से भी गुरेज नहीं करेंगे हम लोग। साथ ही यहाँ पर ऐसे ऐसे गांव हैं, मजरे हैं जो आज़ादी के बाद से सड़कों के लिए बेहाल है। बात हम जनप्रतिनिधि की नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ के जो असली मुद्दे, हम जिस नगर मौधा में खड़े हुए हैं, यहाँ पर बड़े चौराहे के लिए 1 साल पहले एक सुलभ शौचालय की मांग की थी जो पूरी नहीं हुई। एक बस स्टैंड नहीं है नगर मौधा में, हमीरपुर में भी अव्यवस्थाएं हैं। आप पूरे नगर में देखें तो विकास की यदि बात करें, विकास पर यदि वोट होगा तो निश्चित तौर पर इस बार परिवर्तन तय है। देखिए, तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा आधार होता है जब लोग अपना वोट कास्ट करने जाते हैं। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, क्या राष्ट्रीय मुद्दे असर देंगे या फिर स्थानीय मुद्दे ही इस चुनाव पर हावी रहेंगे? देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दे तो असर रखते ही हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका भी रहती है लोकल के मुद्दों पर। और लोकल के मुद्दे बहुत हैं यहाँ पर। अब देखिए, टारगेट देने को तो कुछ भी दे दीजिए, 400 कह दीजिए या 500 कह दीजिए, लेकिन धरातल में भी तो काम होने चाहिए ना। अब यहाँ पर लोकल में इतने सारे मुद्दे हैं। मौधा के ही लोग आप देख लीजिए, जबकि मौधा हमीरपुर लोकसभा के लिए निर्णायक होता है। ये मौधा की जनता जिसके साथ में जाती है वही जो प्रत्याशी यहाँ से चुन के जाता है। और मौधा में इतने मुद्दे हैं, मैं आपको गिना दूँ यहाँ पर। जैसा कि हमारे साथी ने कहा, एक तो बहुत पुराना मुद्दा है आपका यहाँ का बस स्टैंड का, और यहाँ पर मुद्दा है सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर स्कूलों का। एक स्कूल में 5-5 विद्यालय चल रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये त्रासदी है यहाँ की, इस मौधा की और इस सरकार में। बदलाव होगा। और देखिए, नेशनल हाईवे 34 से एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर में। आए दिन जो यहाँ पर घटनाएं वो होती हैं, 4 लेन की मांग भी बराबर होती रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं? क्या लगता है क्या होने वाला है? स्थानीय मुद्दे तो बहुत है। जैसे नेशनल हाईवे में कितने एक्सीडेंट हुए, अभी तक 4 लेन नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस लोकसभा सीट में गांव-गांव में पानी की समस्या, अभी गर्मी आ रही, पानी की समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि लोग मरने लगेंगे। और सांसद जी 10 साल हो गए, हर पब्लिक उनसे नाराज़ है, आज तक मिले नहीं हैं। इसलिए ये सीट अब की बार बीजेपी निश्चित तरीके से हार रही है। देखिए, परिवर्तन भी बहुत सारे लोगों का कहना है। क्या लग रहा है, ये जो गठबंधन है एक तरफ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रीय जो नेता हैं उनको देख करके वोट कास्ट होगा या फिर आप अपने जनप्रतिनिधि को देखेंगे? हम चूँकि बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, ये बहुत सूखा क्षेत्र है, यहाँ पानी की बहुत कमी है। यहाँ पे सिर्फ एक ही मुद्दा है किसानों का। किसान खेती छोड़ रहा है। जो किसान अन्न पैदा करता था उससे पूरा देश चलता था, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि लोग किसानी छोड़ रहे हैं। ये सरकार जब आई थी, केंद्र सरकार, इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय दोगुना करेंगे। तो एक बहुत उम्मीद जगी थी लोगों को कि किसानों के लिए कम से कम पहली बार किसी बड़े नेता ने, प्रधानमंत्री ने किसानों का नाम लिया। लेकिन हकीकत ये है ज़मीन में कि आय तो छोड़िए, लागत पूरी नहीं आ पा रही है, आधी लागत आ रही है। जितनी किसान लगाता है उसकी आधी लागत आ रही है। लोग अब किसानी से दूर हटते जा रहे हैं। असली मुद्दा यही है
हमारा ये क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है, लेकिन एक भी नहरें नहीं बनाई गई हैं। सिर्फ यहाँ से लूटा जा रहा है बुंदेलखंड को, खनन, रेता, गिट्टी, सिर्फ इसके अलावा सरकार कुछ नहीं कर रही है। पूरा बुंदेलखंड को खोद के लखनऊ तरफ ले जाया जा रहा है। देखिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर जो आम तौर पर लोग हैं वो बातचीत करते नज़र आते हैं। क्या लग रहा है, एक तरफ गठबंधन है, पीडीए वाला फॉर्मूला है, पीडीएम वाला फॉर्मूला है, और दूसरी तरफ 400 पार का नारा है। बिल्कुल, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रिय छवि है और जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो बिल्कुल धरातल पर कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिल रहा है, तो निश्चय ही 400 पार जाएगा। तमाम योजनाएं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन माँओं ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि हम भी रसोई गैस पर भोजन बना पाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको रसोई गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम किया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो चल रही है, हजारों लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मिल रही है। और भी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिल रहा है। इसमें ना किसी का पक्षपात है, ना कोई जातिवाद है, ना बिरादरीवाद है, सभी के लिए सामान्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो निश्चय ही 400 पार जाएगा, ऐसा मानना है हमारा। ठीक है, बताइएगा कि 2024 इलेक्शन है, कैसा लग रहा है माहौल अपने लोकसभा क्षेत्र में? 2024 का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा माहौल राममय है। इस बार 400 पार का आंकड़ा निश्चित रूप से हम लोग पा जाएंगे। कौन से मुद्दों को लेकर के वोट कास्ट करेंगे? देखिए, बड़ा चुनाव है, आप किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, राष्ट्र के मुद्दे को उठा लीजिए। हम आज की डेट में और भी जितने देश हैं वहाँ पे हमारी देश की बहुत गर्मा में उपस्थिति दर्ज हो गई है। पहले हमारे देश में कोई भी कुछ भी टिप्पणी कर देता था, आज पड़ोसी देश भी बहुत शालीनता से रह रहे हैं। वोट देते टाइम प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने होगा या फिर जो आपके प्रत्याशी हैं उनका चेहरा होगा? निश्चित तौर पर इसको नकारा नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा सामने होगा, लेकिन जो हमारे सांसद जी हैं उनका चेहरा भी सामने रहेगा। उन्होंने लोकसभा में सबसे ज़्यादा हमारे सांसद जी ने बातें उठाई हैं, और जो सब लोग कह रहे हैं खूनी रोड, वो भी विस्तृत रूप से पास हो गया है, कबरई से लेके आपका कानपुर तक में। वो भी बहुत जल्दी, थोड़ा चुनाव की वजह से लेट हो गया है, अभी वो भी चालू होने वाला है। तो तमाम स्थानीय मुद्दों का निराकरण होगा और लोग जो है वो अपने राष्ट्रीय नेता को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ जो उनका प्रत्याशी है वो चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना हो, उसको भी देखकर वोट कास्ट करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन जो आज बना है, उससे पहले यूपीए गठबंधन था हमारा कांग्रेस पार्टी का। उससे पहले 89 में बुंदेलखंड में पलायन हो रहा था, गुजरात जा रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने पहला काम किया, भरुआ में फैक्ट्री स्थापना की कि हमारा मजदूर हमारे ज़िले में काम करे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने स्थापना की पावर प्लांट, जो आज चालू हालत में आ गई, कांग्रेस पार्टी की देन है। आगे आप आइए, ये रोड जो बनी है 4 लेन, कांग्रेस पार्टी की देन है। ये जो बुंदेलखंड नहर जो बनी है, ये राहुल गांधी जी की देन है। सूखा पड़ा तो नहर, गांव-गांव पानी की व्यवस्था राहुल गांधी जी ने की। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस का प्रस्ताव यूपीए गवर्नमेंट का था, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और कांग्रेस पार्टी सदैव विकास की लड़ाई लड़ती रही है। आज इंडिया गठबंधन हमारा है समाजवादी पार्टी से, और इंशाल्लाह वो जीतेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको क्या लगता है, आगामी लोकसभा चुनाव है, अब कुछ ही जो समय है वो बचा हुआ है, कौन सी राजनीतिक पार्टी या कौन सा प्रत्याशी? हमारा मानना तो यह है कि जो एनडीए गठबंधन 400 पार का नारा दे रहा है, तो ये तो 400 पार साफ हो जाएंगे ये, और जो बचेंगी वो हो सकता है एनडीए गठबंधन को मिल जाए। क्योंकि इनके कोई जो है ना धरातल पे कोई काम नहीं है, सिर्फ हवा ये इनके पास हैं लोग, इन्होंने काम किया है, उद्योगपतियों का काम किया है, गरीब मजदूर का काम नहीं किया है इन्होंने ना पूरे। अगर आप जो है ना हिंदुस्तान के अगर एतबार से अगर देखें तो नरेंद्र मोदी
उससे ज़्यादा फेंकू आदमी आपको नहीं मिलेगा। स्थानीय मुद्दों की बात जो है ना, तो ये पुष्पेंद्र जी जो है ना, जो यहाँ के सांसद है, 2 मरतबा यहाँ की जनता ने उनको जो है ना समर्थन दिया और 2 मरतबा सांसद बने भी। ये पार्लियामेंट में हो सकता है इनकी जो है उपस्थिति बहुत ज़्यादा हो, मोदी जी से भी ज़्यादा हो, लेकिन क्षेत्र में मुझे तो नहीं लगता है कि इनकी अब ये चुनाव में हो सकता है दिखाई पड़े। अभी आए थे कुछ दिन पहले जो है ना, और 1-2 मरतबा मौधा में भी आप देखेंगे, हमीरपुर में भी देखेंगे, लेकिन उसके बाद जो है ये दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि गुंडे माफियाओं का सफाया हो चुका है प्रदेश से भी और देश से भी, तो क्या ये तो सुशासन की बात होती है सत्ता पक्ष की तरफ से, इसका कुछ फ़ायदा होने वाला है? देखिए, गुंडे मवालियों का सफाया हुआ या नहीं हुआ, भारत की जनता बहुत समझदार है, वो सब समझती है। ये डर और भय का माहौल है, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते इसका रिजल्ट वोटिंग से देंगे। और 400 पार होगा या नहीं होगा ये जनता तय करेगी, ना ये एनडीए तय करेगा ना इंडिया तय करेगी कितना होगा। और रही बात मुद्दों की बात, तो देखिए राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे, लेकिन बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है बुंदेलखंड। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में महोबा में बोला था कि हम बुंदेलखंड राज्य देंगे, कहाँ दिया बताइए? 10 साल हो गए। बुंदेलखंड की 80% समस्याओं का निदान सिर्फ बुंदेलखंड राज्य है। आज भी बुंदेलखंड में आधे ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। हाँ, बुंदेलखंड के गाँवों में आपको शराब ठेका जरूर मिल जाएगा, स्कूल बहुत कम मिलेगा। प्रधानमंत्री तो 2047 तक का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। देखिए 27 तक लक्ष्य चल रहे हैं, वो उनका काम है। जनता लक्ष्य कितना ले चले, जनता का काम है। वोट तो जनता को देना है ना। ये बुंदेलखंड की समस्याएं कैसे हल होंगी आप बताइए जरा। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और भारत सरकार से कि आप बुंदेलखंड राज्य क्यों नहीं बनाया आपने? बुंदेलखंड की समस्याएं 10 की 10 पड़ी हुई हैं। ठीक है, बुंदेलखंड राज्य की मांग भी जो बुंदेलखंड के लोग हैं वो बराबर से करते रहे हैं। बुंदेलखंड राज्य की जो एक समस्या है बराबर से मांग होती रही है, वो भी एक बड़ा मुद्दा मानते हैं क्या आप इस चुनाव? देखिए, अभिलेख तथ्य ये है कि जब कोई राज्य बनता है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दोनों सरकारों को अपनी अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पास करके ये केंद्र सरकार को भेजना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार यहाँ प्रस्ताव पास किया था, लेकिन मध्य प्रदेश ने उस पर कोई संशोधन या किसी प्रकार का आगे कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए केंद्र सरकार तक ये प्रस्ताव नहीं गया था। केंद्र सरकार डायरेक्ट जो है इसको टेकअप नहीं कर सकती है। आप एक पत्रकार हैं, कानून से बंधे हुए होते हैं हर व्यक्ति। बताइए। बुंदेलखंड राज्य भाई ने कहा, हमारे सम्मानीय बड़े भाई ने, कि मध्य प्रदेश और यूपी 2 जगह डिवाइड है। दोनों सरकारें जब पास करेंगी तब से पास करेगी। तो मैं भाई से पूछना चाहता हूं कि बुंदेलखंड राज्य में जो सरकारें प्रस्ताव पास करेंगी वो यूपी और एमपी की होंगी। जब यूपी और एमपी में दोनों सरकार भाजपा की है, ये कांग्रेस की सरकार है, तो क्यों नहीं प्रस्ताव पास हो रहा? ये बात सही है कि दोनों राज्यों में ही भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा। इसमें कोई धोखा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश से भी तो ये मांग उठनी चाहिए। मध्य प्रदेश से तो बराबर मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश के 7 जिले हैं और 7 जिलों में आप देखें कि सागर में बुंदेलखंड राज्य की मांग, दमोह में बुंदेलखंड राज्य की मांग, टीकमगढ़ में बुंदेलखंड राज्य की मांग, छतरपुर में बुंदेलखंड राज्य की मांग। कितने नहीं वहाँ पर कितने क्रांतिकारी। आप देखें कि शंकर लाल मेहरोत्रा जो बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, 1991 में उन्होंने बुंदेलखंड का सबसे बड़ा आंदोलन किया था, बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में। और वही मध्य प्रदेश के रहने वाले आप कहते हैं बुंदेलखंड राज्य, तो बुंदेलखंड राज्य तो पहले रहा है। 1956 में बुंदेलखंड राज्य की राजधानी नौगांव मध्य प्रदेश थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने उस समय पे जो केंद्र में सरकार थी उन्होंने बुंदेलखंड को, जो विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, उसे अलग कर दिया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांट दिया गया। तो पूर्व में बुंदेलखंड राज्य रहा है। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं कि नई मांग कर रहे हो कि बुंदेलखंड हमको अभी चाहिए। बुंदेलखंड पूर्व की मांग रही है और बुंदेलखंड राज्य रहा है और बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए चुनाव में क्या होने वाला है, किस ओर जाएंगे? देखिए, यहाँ पे तमाम स्थानीय मुद्दों की भी बात आई। आपको भली भांति मालूम होगा कि जब कोई योजनाएं बनती हैं तो बहुत उसमें दूरदृष्टि के साथ योजना का जो है पालन किया जाता है। आपको मालूम है ये NH रोड किसके शासनकाल में बनी थी और इसका एक संविदा अनुबंध है। 2027 तक PNC को उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने संविदा के तौर पे ये रोड बनवाई थी। जब तक वो संविदा सीमा समाप्त नहीं होती, इस NH पे कोई टेकअप नहीं कर सकता कोई भी राज्य सरकारें, क्योंकि हमारी अदालतें भी हैं। संविदा के बाहर यदि कोई भी सरकार इस रोड को बनाने का प्रयास करेगी
तो आप जानते हैं स्वाभाविक है कि अनुबंध का वो होगा। क्या लग रहा है सांसद महोदय का विकास एक तरफ है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और दूसरी तरफ जो पूरा विपक्ष है वो लामबंद है। प्रधानमंत्री जी का चेहरा अब धुंधला हो चुका है। 10 साल जनता ने देख लिया है, उसका परिणाम भी देख लिया है। जनता भुखमरी की कगार पे खड़ी हुई है। अगर जनता की ये पोजीशन ना होती तो ये 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का रोजी गल्ला देना ना पड़ता। ये साबित करता है कि जनता की क्या हालत हो चुकी है कि हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोग अगर उनको 2 वक्त का गल्ला ना दिया जाए तो भूख से तड़प के मर जाएंगे। ये है इस देश का विकास। और जहाँ तक हमारे इंडिया गठबंधन की राहुल जी की बात है, तो राहुल जी ने घोषणा कर दी है, गारंटी दे दी है कि हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया हर साल रुपया नगद उसके अकाउंट में भेजा जाएगा। 1 मिनट, 70 साल तक ये क्या करते रहे? इनकी सरकारें रहीं। 70 साल तक जो कुछ हमने बनाया है उन्होंने इसको बेच डाला है। जो हमने बनाया था वो इन्होंने, बीजेपी ने, इस भाजपा की सरकार ने बेच डाला। आज राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन यही संघ और अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उनका हक नहीं छीना जा रहा है ना। जब जातिगत जनगणना होगी तो जब जातिगत आंकड़े सही सलामत आएंगे सामने तो उसी हिसाब से विकास की योजना तैयार की जाती है। जब जनगणना रोका जाएगा तो जो हमारे दलित और पिछड़े लोग हैं उनका हक छीना जा रहा है। हर चीज़ को आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जो कंपनी है उसको प्राइवेट, जब प्राइवेट आप कर देंगे तो जो दलित और पिछड़े तो उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ठीक, आप क्या कहना चाह रहे थे? निश्चित तौर पर अभी इन्होंने जाति जनगणना की बात करी, तो जाति जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। तो इस्लाम में भी बहुत सारी जातियां हैं, है ना। इस्लाम में बहुत सारी जाति, एक मिनट, इस्लाम में बहुत सारी जाति। मैं अभी गिना रहा हूँ। मैं जाति गिना दे रहा हूँ। मैं जाति गिनाता हूँ। मैं जाति गिनाता हूँ। चुड़ैल और ये सब जितने भी हैं, अभी अगर जातियाँ भी हैं ना। अगर इस्लाम में कोई जाति होती तो भारत सरकार SC आरक्षण में मुसलमानों को नहीं रोकती, क्योंकि उसका तर्क ये है कि इस्लाम में कोई ऐसी है ही नहीं है। जब इस्लाम में कोई दलित है नहीं है तो जाति नहीं है। इस्लाम में कोई जाति नहीं है। अभी जा देता हूँ, बिल्कुल। जस्ट एक मिनट, पहली बात, एक मिनट, पूरी बात हो जाने दीजिए मेरी। नीम का नाम आम रख देने से वो मीठा नहीं हो जाएगी, नीम कड़वी ही रहेगी। दूसरी बात, एक मिनट रुकिए, इसलिए इंडिया का नाम, यूपीए का नाम इंडिया रख दो, पीडीए रख दो, पीडीएम रख दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और जाति के नाम पर समाज को तोड़ने का काम करने वाले लोगों को, भारत में सिर्फ एक जाति है और जाति है वो गरीब की जाति। गरीबों का उत्थान हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक आवास देने का काम किया, हर घर तक शौचालय देने का काम किया, उज्ज्वला योजना के तहत गैस देने का काम किया, पंडित दीनदयाल योजना में हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। अभी भी देख के आइए हमारे मोहल्ले पर, अभी भी नए खंबे लग रहे हैं हर घर तक। अगर 4 कुनबा एक अगर कुनबा है वहाँ पर 4 घर भी हैं, वहाँ तक बिजली देने का काम किया। और वो कोई उद्योगपति नहीं थे। उन्होंने कहा ना कि उद्योगपतियों की सरकार है, तो मुझे बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने उद्योगपति रह रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में कोई बेटी को छेड़ता है तो अगले चौराहे तक उसको या तो पकड़ के जाता है, नहीं तो कोई दूसरे धाम चला जाता है। ये है उत्तर प्रदेश की सरकार, भय मुक्त सरकार, ये होती है सरकार। अच्छा, एक चीज़ बताइए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बताइए। अभी जो है देखिए, जो सच होता है ना, सच जगह पे आ ही जाता है। अभी जैसे साथी ने कहा हमारे कि यहाँ पर हर गांव से लिंक रोड जुड़े होंगे, हो सकता है टूटी फूटी ही हो। तो ये टूटी फूटी होने का सवाल कैसे भाई? 10 साल हो गए, 10 सालों में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि टूटी फूटी? फिर क्या कर रही हैं आपकी सरकारें? और कितनी मैं आप गड्ढा मुक्त कि यहाँ पर गड्ढे में ही जो है सड़क है, सड़क नहीं है, गड्ढे में सड़क है। और मैं कितनी आपको सड़कें गिना दूँ आपके यहाँ से लिंक रोड में जोड़ने वाली। और जैसा कि ये लोग जो हमेशा जो मुद्दों से गुमराह करेंगे, जब भी ये मुद्दों की बात करेंगे, आपसे एक सेकेंड, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दे। हमेशा ये मुद्दों से, ये इतने उस्ताद लोग हैं कि इतनी जल्दी आपको जो मुद्दों से डाइवर्ट कर देंगे। अगर नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो नेशनल लेवल पे डाइवर्ट करेंगे, लोकल लेवल पे बात करेंगे तो लोकल के मुद्दों को डाइवर्ट करेंगे। अगर नेशनल लेवल पे आप बात करते, जैसा कि भाई ने कहा हमारे की जो है मोदी जी का जो विदेशों में डंका बज रहा है, अरे तो विदेशों को छोड़िए भाई, आप लद्दाख देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए,
अच्छा चलिए एक चीज ये बताइए, अगर लोकसभा का चुनाव है जब भी तो हमीरपुर विपक्ष जिले में, मैं एक मिनट पर भी कहता हूँ कि हमीरपुर जिले में सांसद जी ने क्या काम किया है पहले देख लीजिएगा। ये तमाम सड़कें हैं, 5 लाख की लागत से विद्यालय जूनियर हाई स्कूल मेरापुर में, 1.5 लाख रुपए की लागत से धुलीचर उत्तर प्रदेश शौचालय, 5 लाख की लागत से ग्राम पंचायत बरातशाला निर्माण, 5 लाख की लागत से शकुंतलाबाई इंटर कॉलेज में निर्माण, 3 लाख की लागत ब्रिगेड बरातशाला का निर्माण, फिर ये लागत धुंधुपुर में बरातशाला का निर्माण, 5 लाख की लागत से मोहर में बरातशाला का निर्माण। ये पूरे बहुत सारे काम है, अगर गिनाने में आऊंगा तो टीवी की डिबेट खत्म हो जाएगी। ITI कॉलेज बना है, वहाँ की सड़क देख लीजिए, उसका भी जवाब लड़कियां पैदल जाती हैं, पैदल बिल्कुल बिल्कुल जवाब धूप में पैदल जाती हैं। इतना खराब रोड 10 साल हो गए सांसद जी को, क्यों नहीं बना? अभी बताता हूँ। ITI कॉलेज अच्छा चलिए ये सड़क की बात हो गई। एक चीज मुझे बताइएगा कि तमाम जो विपक्ष है, सड़क बननी है, इसका भी बताइए कि पुल जो बन रहा है उसके बाद सड़क का निर्माण हो गया, सड़क सैंक्शन हो गई है। ठीक है हाथ नहीं बनेगा, 10 साल से नहीं बनना। ठीक है, आप लोगों का अपने स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ का कहना है निराकरण हुआ है, कुछ का कहना नहीं हुआ है। एक चीज और बताइएगा कि जो तमाम विपक्ष है वो ये कहता है कि गुंडे माफियाओं पे कार्रवाई के नाम पे एक समाज को टारगेट किया जाता है, तो इस पर ये जो तुष्टीकरण है ये किसकी तरफ से हो रहा है? सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा है, विपक्ष की तरफ से हो रहा है? मुन्ना बजरंगी किस जात के थे? क्षत्रिय जात के थे, और उत्तर प्रदेश एक संत है इसलिए उनकी जात नहीं गिनानी चाहिए। इत्तेफाक से वो भी क्षत्रिय हैं। विकास दुबे किस जाति के थे? वो भी ब्राह्मण थे। तो यहाँ पर एक यादव जी हैं जिनका अभी हुआ था, बवाल हुआ था, उसके घर गिराया गया था, जिला पंचायत के सदस्य थे। तो ऐसा कोई नहीं है इस जहाँ पर बताए ना कि जो लोग अपराधी में जाति और धर्म देखते हैं, निश्चित तौर पर उनको अपनी मानसिक संतुलन को ठीक करने की आवश्यकता है। अपराधी की कोई जाति और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। इस उत्तर प्रदेश में कोई अपराध करेगा तो उसके साथ वही बर्ताव होगा जो उसको होना चाहिए। गोली का जवाब गोली से अगर दिया जाता है तो गोली से देना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां सुरक्षित रहे, सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में लूट ना हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ संसदीय क्षेत्र हमीरपुर की जनता मौजूद थी। बहुत सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे ऐसे हैं और सियासी बातचीत ऐसी है कि इसका कोई अंत नहीं होने वाला। लेकिन इन तमाम सियासी बयानबाजियों और बातों के बीच में ये बात समझनी होगी कि अब 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही किंग मेकर है। तो अब जनता का मूड और जनता का मिजाज क्या होगा, ये आगामी आने वाले जो तारीखें हैं वो बताएंगी। फिलहाल के लिए हमीरपुर से इतना ही। सैयद उस्मान को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।